हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि है मूल निवासियों का विस्थापन। इससे संबंधित हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद इसी से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस मानचित्र को देखकर समझें। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे इतना बड़ा देश देख रहे हैं दोस्तों, ये है रसिया। और ये हमारा प्यारा भारत छोटा सा। ये पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश है। और यहाँ से यहाँ तक एशिया। तो ये छोटा सा यूरोप। और यहीं पर ही है उत्तर अमेरिका। और ये नीचे में साउथ अमेरिका। और नीचे में ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम लोग खास करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है। इसी में आप देख रहे हैं बड़ा सा देश, ये है कनाडा। उसी के जस्ट नीचे है अमेरिका। और उसी के जस्ट नीचे है मैक्सिको। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ और यहाँ दोनों का सेम स्थिति था दोस्तों, इसीलिए हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा अमेरिका का मैप है। और आपको बता दें कि जब यूरोप से लोग अमेरिका में आए थे, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका का जो खोज किया था, तो उसके बाद कई यूरोप वासी यहाँ पर आए और ट्रेड करने लगे, यानी व्यापार के लिए यहाँ पर आए थे। उसी में आप देखेंगे कि इंग्लैंड के वासी भी आते हैं, फ्रांस के वासी भी आते हैं, दोनों में काफ़ी टक्कर होती है। आपको ये बता दें दोस्तों कि पूरा का पूरा अमेरिका पर कब्जा नहीं हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं सबसे आखिरी वाला पार्ट, किनारे वाला पार्ट, इसी क्षेत्र में इंग्लैंड के लोग आकर उपनिवेश करते हैं, यानी यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के लोग यूरोप से पहले भी व्यापार करते थे, जो कि एक स्थलीय मार्ग से करते थे। लेकिन पहली बार किसी ने समुद्री मार्ग का खोज किया था। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर है, जो कि बहुत बड़ा सागर है। इसी अटलांटिक महासागर से कोलंबस आता है, जो कि अमेरिका के मात्र बॉर्डर तक ही आता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, लेकिन आंतरिक भाग में एक अमेरिगो वेस्पूसी होते हैं, वही जा करके पूरे क्षेत्र पर घूमते हैं और अपने एक पुस्तक में, ट्रेवल्स नामक पुस्तक में लिखते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और चीज समझ लें दोस्तों। जब यूरोप से लोग अमेरिका में आने लगते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम अलग था दोस्तों। यहाँ के जनजाति लोग, अगर किसी का इतना बड़ा खेत है तो वो इतना ही में खेती करते थे, यानी जितना जरूरत था उतना ही उत्पादन करते थे। लेकिन यूरोप के लोग जब यहाँ पर आए तो उनका मानना था कि ये लोग जाहिल हैं, यानी सभ्य लोग नहीं हैं। इतना बड़ा जंगल का एरिया है लेकिन इन्हें यूज करने नहीं आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब यूरोप के लोग अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उन लोगों को ये लोग असभ्य मानते हैं। यूरोप वालों का कहना था कि सभ्य लोग वही हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मंदिर बनवाते हैं, जो शहर में रहते हैं। लेकिन अमेरिका के लोग खास करके जंगल में रहा करते थे और जंगली जीवन ही गुजारा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप के लोग जब यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और समझने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मैप है। आपको बता दें कि जो स्थिति अमेरिका का था वही स्थिति ऑस्ट्रेलिया का भी था। यहाँ पे भी कुछ लोग रहते थे, यानी कुछ जनजाति रहते थे, जो कि उसी टाइप से यहाँ पे भी रहते थे। तो यहाँ पे भी यूरोप वासी आते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यानी अपने हिसाब से यहाँ पर व्यापार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ लें दोस्तों कि इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कारण ये है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश भाग है बीच वाला, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, जो कि दो भाग में है। एक है ग्रेट सैंडी और दूसरा है ग्रेट विक्टोरिया। ये आप नाम पहले सुन चुके होंगे।
और जितना भी प्रमुख शहर है ऑस्ट्रेलिया का वो सब तटीय क्षेत्र में है, यानी समुद्र के किनारे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्विन, उसके बाद है ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड और यहाँ पे पर्थ, यानी जितना भी प्रमुख नगर हैं वह सारे के सारे देश के किनारे हैं, यानी तटीय इलाके में हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप समझ लें कि मूल निवासी किसे कहा जाता है। जो लोग पहले से किसी भी क्षेत्र में अपने परंपरा के हिसाब से जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसी को ही मूल निवासी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है अमेरिका की खोज, जो कि कोलंबस करते हैं 1492 में। उसके बाद अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था। ये अमेरिका के आंतरिक भाग पर जाकर के पूरा का पूरा विस्तार से बताते हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ता है। ये इटली के निवासी थे। उसके बाद ट्रेवल्स नामक पुस्तक अमेरिको लिखते हैं 1507 में, जो कि इसमें खास करके अमेरिका के बारे में लिखा हुआ रहता है। जिसके बाद लोग इस बुक को पढ़ते हैं और जागरूक होते हैं जानने के लिए, और इसी के बाद और कई लोग यूरोप से अमेरिका में आकर बसने लगते हैं। उसके बाद 1497 में जैन कैबोट होते हैं, जो कि न्यू फाउंडलैंड की खोज करते हैं। यहाँ पे आप सुधार लेंगे दोस्तों, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंडलैंड की खोज जैन कैबोट करते हैं। बाद में उसी के जस्ट ऊपर में कनाडा का क्षेत्र है, जो कि जॉन कार्टियर खोजते हैं, यानी कनाडा की खोज जॉन कार्टियर करते हैं। उसके बाद बाइसन नामक एक जंगली भैंसा होता है, जिसे मूल निवासी वहां पे शिकार किया करते थे। उसके बाद अमेरिका के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजाति रहा करते थे दोस्तों। इन्हीं में से 3-4 प्रमुख थे जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हॉपी जनजाति कैलिफोर्निया में थे और चिरोकी जनजाति जॉर्जिया में थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कनाटा का मतलब गांव। जब जॉन कार्टियर कनाडा में जाते हैं तो वहां पे लोगों को गांव की तरह रहते हुए देखते हैं, इसीलिए उसका नाम कनाटा रखते हैं। लेकिन बाद में लोग उसे बोलते बोलते कनाडा कर देते, यानी कनाडा का नाम था पहले कनाटा, जिसका मतलब होता है गांव। उसके बाद एक इंग्लैंड के ही कवि होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका कहना था दोस्तों कि जो प्रकृति के निकट हैं उनकी कल्पना शक्ति और भावना कभी नहीं बढ़ सकती, वो असभ्य और मूर्ख हैं। यानी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन लोगों के बारे में यह विचार था कि वे जंगली हैं और वह सभ्य नहीं है। इसी में एक फ्रांस के कवि होते हैं रूसो, जिसके बारे में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में भी पढ़े थे। इनका कहना था कि सभ्यता कभी वहां नहीं होगा जहां लोग जंगल में रहते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है रिजर्वेशन। जब यूरोपवासी अमेरिका में आते हैं तो मूल निवासियों को एक अलग से छोटे से इलाके में बसने को कहते हैं। उसी प्रक्रिया को ही रिजर्वेशन कहा जाता है। उसके बाद दिया हुआ है गोल्ड रश। 1840 में कैलिफोर्निया में एक अफवाह फैलती है कि यहाँ पे सोने का चिन्ह मिला है। उसके बाद जितने भी यूरोप के लोग थे, अधिकांश लोग कैलिफोर्निया में आकर भीड़ लगाते हैं और सोने की खोज करने लगते हैं। उसी भीड़ को ही गोल्ड रश कहा जाता है। जिसके बाद 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके माध्यम से जितने भी मूल निवासी थे उन लोगों को कुछ सहूलियत दिया जाता है। यानी पहले उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अमेरिका के लोग अपने जमीन का रजिस्ट्री नहीं किया करते थे, लेकिन इसके आने के बाद लोग वहां पे करने लगे थे। तो आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे कितना लोग चेंजिंग हो गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिया हुआ है कि इसे प्यासी भूमि कहा जाता है। कारण आपको पता है दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग मरुस्थल है। उसके बाद एक भेड़ होता है मेरिनो नामक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाला जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध होता है, जिसके ऊन बहुत ही मुलायम होते हैं। उसके बाद एमू पक्षी होते हैं जो नहीं उड़ पाती है, जो कि खास करके विक्टोरिया में पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है दोस्तों। जिस तरीके से भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले जानकारी विलियम जेम्स जून ने देते हैं, जो कि वहां पे जाते हैं 1606 में। उसके बाद तस्मानिया नामक टापू होता है,
जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे होता है। आप मैप में देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। वहां पे तस्मान नामक एक व्यक्ति जाते हैं और तस्मानिया टापू को खोजते हैं, जिसके बाद तस्मान के नाम पर ही इसका नाम तस्मानिया रखा जाता है। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स की खोज जेम्स कुक करते हैं, जो कि 1770 में करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया था, उसके बाद वहाँ पे क्रिमिनल लोगों को ऑस्ट्रेलिया के एक भाग में रखा जाता है। वहाँ पे उन लोगों को सजा दिया जाता है। उसी इलाके का नाम था सिडनी। बाद में 1788 में उसी का नामकरण कर दिया जाता है सिडनी, जो कि आज तक उसका नाम सिडनी होता है। आप मैप में देखेंगे तो आपको मैप में दिखाई देगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं और समझने का और प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, इंग्लैंड में रक्तहीन की महान क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर था 1688। इसमें दोस्तों एक भी लोगों का खून नहीं बहता है, इसीलिए इसका नाम रक्तहीन की महान क्रांति है। और आज का पहला सवाल, अमेरिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 में खोजते हैं। और इसी के जस्ट 8 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत की भी खोज करते हैं। इस पॉइंट को भी साथ में याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस देश के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा? राइट आंसर है इटली। यह इटली के निवासी थे और ये अमेरिका के आंतरिक भाग में जा करके पूरा का पूरा विस्तार से अपने पुस्तक ट्रेवल्स में लिखे थे। अगला सवाल है दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है इटली, लेकिन बाद में जा करके स्पेन में बस जाते हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा सकता है कि कोलंबस कहाँ के निवासी थे, तो उसका सही जवाब होगा स्पेन। लेकिन कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये होगा इटली। इस दोनों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अमेरिका के आंतरिक भाग तक सबसे पहले कौन पहुंचा था? राइट आंसर है अमेरिगो वेस्पुसी। अगला सवाल है, किस वर्ष ट्रेवल्स नामक पुस्तक लिखी गई थी? राइट आंसर है 1507 और इसी में अमेरिका का पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। अगला सवाल है, 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, इसका नाम न्यू फाउंडलैंड है, न्यूजीलैंड नहीं, न्यू फाउंडलैंड। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पे कि 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है जॉन कैबोट। यहाँ पे भी आप न्यूजीलैंड मिटा देंगे और इसको कर लेंगे न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंड लैंड। अगला सवाल है, 1534 में सेंट लॉरेंस नदी के पास किसने पहुंचकर वहां के मूल निवासियों का उल्लेख किया था? इसका राइट आंसर है जॉन कार्टियर। यही बाद में जाकर के कनाडा की खोज करते हैं। अगला सवाल है, रेड इंडियन कौन थे? राइट आंसर है उत्तर अमेरिका के मूल निवासी। अगला सवाल है, कनाडा की खोज किसने की थी? राइट आंसर है जॉन कार्टियर, जो कि 1534 में खोजे थे। अगला सवाल है, रेड इंडियंस किसका शिकार करते थे? राइट आंसर है बाइसन, जो कि एक जंगली भैंसा था और इसके बड़े बड़े सींग हुआ करते थे। अगला सवाल है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में कौन सी जनजाति निवास करती थी? राइट आंसर है होपी और चिरोकी रहते थे जॉर्जिया में। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में कौन सी जनजाति रहती थी? राइट आंसर है चिरोकी और यही चिरोकी इंग्लैंड वासियों के साथ रहते रहते फराटेदार अंग्रेजी बोलना भी सीख गए थे दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना कभी नहीं बढ़ सकती, यह कथन किसका है? राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इंग्लैंड के कवि होते हैं। अगला सवाल है, रूसो के अनुसार सभ्यता कहाँ नहीं होगी? राइट आंसर है जंगलों में। यानी इनका कहना था कि जो लोग जंगल में रहते हैं वो सभ्य नहीं है, वो जाहिल हैं और वो मूर्ख हैं।
अगला सवाल है 1832 में चिरोकी कबीले को जॉर्जिया के कानून से स्वतंत्र होने का निर्णय किसने दिया था? राइट आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस समय एक न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वही यह फैसला सुनाते हैं। अगला सवाल है अमेरिका में जिन क्षेत्रों में मूल निवासियों को कैद कर रखा गया उन्हें क्या कहा गया? राइट आंसर है रिजर्वेशन। यानी इन लोगों को एक अलग छोटा सा इलाका दिया जाता था और उसी में ही इन लोगों वहां पे रहते थे और अपने खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। और बड़े बड़े शहरों में यूरोपवासी अपना बिजनेस को फैला रहे थे। अगला सवाल है 1840 में कैलिफोर्निया में सोना मिलने की अफवाह के कारण जो भीड़ उमड़ी उसे क्या कहा गया? राइट आंसर है गोल्ड रश। यानी उसको गोल्ड रश कहा गया। यानी गोल्ड के लिए जो भीड़ लगी उसी को ही गोल्ड रश कहा जाता है। रश एक अंग्रेजी वर्ड है दोस्तों जिसका मतलब होता है भीड़। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है प्यासी भूमि। कारण आपको पता है दोस्तों क्योंकि अधिकांश भाग मरुस्थल है। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाली जाने वाली विश्व प्रसिद्ध भेड़ कौन सी है? राइट आंसर है मेरिनो, जिनका ऊन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाली जाने वाली भेड़ मेरिनो है, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? राइट आंसर है देश के किनारे। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर है मकर रेखा। जिस तरीके से इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है दोस्तों। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? राइट आंसर है विलियम जेम्स जून। यही सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो कि 1606 में विलियम जेम्स जून सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी दी थी, जो कि एक डच नाविक होते हैं। अगला सवाल है तस्मानिया टापू की खोज किसने की थी? राइट आंसर है अबेल तस्मान। इसी के नाम पर ही इसका नाम तस्मानिया रखा गया है। अगला सवाल है 1770 में जेम्स कुक द्वारा खोजे गए ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? इसका राइट आंसर है न्यू साउथ वेल्स। यानी विलियम जेम्स जून के बाद एक जेम्स कुक होते हैं, वह भी जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों को खोजते हैं, जो कि न्यू साउथ वेल्स होता है। न्यू साउथ वेल्स को यही खोजते हैं और इसका नाम पड़ता है न्यू साउथ वेल्स। अगला सवाल है ब्रिटेन ने 1788 में अपने कैदियों को ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में छोड़ा? राइट आंसर है सिडनी। यानी जिस इलाके में छोड़ा था उसका नाम था सिडनी। उसी का बाद में 1788 में नामकरण होकर के उसका नाम सिडनी रखाता है, जो कि आज भी उसका नाम सिडनी ही है। अगला सवाल है सिडनी का नाम किस वर्ष पड़ा? राइट आंसर है 1788। यानी 1788 में इसका नामकरण हुआ था। अगला सवाल है मूल निवासियों का विस्थापन मुख्य रूप से किस महाद्वीप से संबंधित है? राइट आंसर है उत्तर अमेरिका। अगला सवाल है किस कानून के तहत अमेरिका में मूल निवासियों को उनके पारंपरिक निवास स्थानों से हटाया गया? राइट आंसर है इंडियन रिमूवल एक्ट। यानी ये एक्ट आता है और उसके बाद इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया से छोटे से इलाके में बसा दिया जाता है। अगला सवाल है अमेरिकी मूल निवासियों के विस्थापन के लिए कौन सी घटना सबसे ज्यादा कुख्यात है? राइट आंसर है ट्रेल ऑफ टीयर्स। ट्रेल ऑफ टीयर्स के माध्यम से इन लोगों को बहुत सताया जाता है। अगला सवाल है किस कारण से अमेरिकी मूल निवासियों का विस्थापन किया गया? राइट आंसर है कृषि विस्तार। अगला सवाल है अमेरिका में किस रिजर्वेशन प्रणाली के तहत मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से हटाकर छोटे भूभागों में रखा गया? राइट आंसर है रिजर्वेशन नीति। अगला सवाल है किस जनजाति ने 1830 के दशक में ट्रेल ऑफ टीयर्स के दौरान सबसे अधिक कष्ट झेला? राइट आंसर है चिरोकी। इसका कारण था दोस्तों
यह लोग अंग्रेजी बोलने लगे थे और यही लोग सबसे ज़्यादा विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि जब यूरोप से इंग्लैंड और फ्रांस के लोग जब यहाँ आते हैं अपना लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ के लोग अपना लैंग्वेज बोलते थे लेकिन वह लिख नहीं पाते थे। लेकिन चिरोकी जनजाति होते हैं जो कि इंग्लैंड की भाषा को अच्छे से सीख लेते हैं और उसी भाषा में उन लोगों से लड़ने लगते हैं। इसीलिए इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सवाल है कि सबसे ज़्यादा कष्ट किसने झेला, तो चिरोकी जनजाति। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है अबोरिजिनल। जिस तरीके से अमेरिका में मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन लोगों को अबोरिजिनल कहा जाता था। और आज का लास्ट सवाल, किसने मूल निवासियों की विस्थापन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सभ्यता के नाम पर बर्बरता है? इस सवाल का जवाब आपको दोस्तों कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।